हेलो बच्चों, आज कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और हम लगभग 1-1.5 घंटे में इसे कंप्लीट कर लेंगे, हो सकता है इससे भी कम टाइम लगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 हमें बताता है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज में वर्क करते हैं, फॉरेन करेंसी में काम करते हैं, तो उस करेंसी को इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करें, उसमें जो भी डिफरेंसेस आएगा उसको कैसे इंकॉर्पोरेट करें, ये हमें इस स्टैंडर्ड में देखना है। तो यहाँ बता रखा है ये स्टैंडर्ड डील करता है जहाँ पर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस होती हैं और फॉरेन ऑपरेशन होते हैं, मतलब इंडिया के बाहर में हम काम करते हैं। तो हमें एक्सचेंज रेट को कैसे यूज करना है और उसमें जो भी चेंजेस हैं उसे कैसे रिकॉग्नाइज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बताने वाला है। क्या ऑब्जेक्ट है इसके? तो ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा अगर हम फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करेंगे, फॉरेन ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। अगर इंडिया के बाहर आपका कोई काम है सपोज, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताने वाला है। ये भी बताएगा दिस स्टेटमेंट आल्सो डील with accounting for foreign currency transaction in the nature of forward exchange contract। अगर हम फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी अप्लाई हो। अब ये सवाल उठता है कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तो मैं आपको समझा देता हूं पहले व्हाट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, सपोज आपको 3 महीने के बाद यूएसए से एक मशीन का आपने ऑर्डर किया है जिसके लिए आपको $10,000 की पेमेंट करनी है 3 महीने के बाद। अब आपको टेंशन हो रही है कि 3 महीने के बाद डॉलर का रेट पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अगर डॉलर का रेट डॉलर प्रीमियम पर मजबूत होता चला गया तो आपको लॉस हो जाएगा। सपोज आज एक डॉलर है 85 का, आपको डर लग रहा है कहीं 3 महीने बाद अगर ये 90 हो गया तो आज तो आपकी जेब से कितना जाएगा, 10,000 इंटू 85। तो 10,000 इंटू 85 आपकी जेब से आज तो 8,50,000 जाएगा, लेकिन अगर 3 महीने बाद रेट 90 हो गया जो आपको उम्मीद है, तो आपको लग रहा है कि आपकी जेब से 9 लाख जाएगा, 50,000 का लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बैंक के पास जा सकते हो, बैंक से एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और बैंक से कह सकते हो कि मुझे 3 महीने के बाद $10,000 चाहिए, आप बताइए इसका क्या प्राइस चार्ज करेंगे। बैंक ने कहा हम $1 के बदले में 86 रुपीज लेंगे। तब तय है, उस दिन रेट चाहे 84 हो, चाहे 86 हो, चाहे 90 हो, चाहे 95 हो, चाहे 70 हो, हमें 86 रुपीज पर डॉलर देना पड़ेगा। 8,60,000 बैंक को देना पड़ेगा, बैंक बदले में हमें $10,000 दे देगा। ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस पर भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। लेकिन कब कब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा? This standard does not specify the currency in which an enterprise represents its financial statement। मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये राय नहीं देगा कि आप कौन सी फॉरेन करेंसी में या रुपीज में या यूएस डॉलर में किस में आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए। However, an enterprise normally uses the currency of country in which it is domiciled। जहां कंपनी का जन्म हुआ है, जहां कंपनी मेन काम करती है, उसी कंट्री की करेंसी में जनरली कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। इफ इट यूजेस अ डिफरेंट करेंसी, द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ द रीजन फॉर यूजिंग दैट करेंसी। सपोज कोई इंडियन कंपनी है लेकिन वो यूएस डॉलर में ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहती है, तो उसको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। The standard also requires disclosure of the reason for any change in reporting currency। अगर कोई रिपोर्टिंग करेंसी हम चेंज कर रहे हैं, पिछले साल कोई और थी, इस साल कोई और है, तो भी हमें बताना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड डील करता है प्रेजेंटेशन इन ए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन इन ए फॉरेन करेंसी एंड द ट्रांजैक्शन ऑफ कैश फ्लो ऑफ ए फॉरेन ऑपरेशन विच आर एड्रेस्ड इन AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर कोई फॉरेन ऑपरेशन है, मतलब इंडिया के बाहर हमारा कोई बिजनेस है या कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन है जो फॉरेन करेंसी में है, तो वो कैश फ्लो में कैसे प्रेजेंट हो,
उसके लिए भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताएगा। डील विद एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो अगर हमने कोई लोन लिया है फॉरेन करेंसी में और उसके लोन पर जो इंटरेस्ट देना होता है उसमें जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आएगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो भी हमें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताने वाला है। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है रीस्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इट्स रिपोर्टिंग करेंसी इनटू अनदर कंट्री फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यूजर। सपोज मेरा बहुत सारे इन्वेस्टर यूएसए में भी है और मेरा रुपीज में बैलेंस शीट बनती है, तो रुपीज से डॉलर में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। डेफिनेशंस हैं काफी इस स्टैंडर्ड में जो यूज होने वाली है, जैसे व्हाट इज फॉरवर्ड रेट। मैंने आपको बताया था ना अभी अभी एग्जांपल में कि सपोज आज का एक रेट डॉलर का 85 है और हमें लग रहा है 3 महीने बाद वो 90 हो जाएगा। अगर बैंक के साथ 86 रुपीज में बात हो गई तो ये क्या है, फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट इज द एक्सचेंज रेट एस्टेब्लिश्ड बाय एन एग्रीमेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ टू करेंसी एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। तो अगर हम 3 महीने के बाद डॉलर के बदले में कितने रुपीस की पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, ये जो रेट तय हुआ है इसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रेट। Monetary items are money held and assets and liability to be received or paid in fixed or determinable amount of money। मतलब जो मनी में फिक्स्ड है, चेंज नहीं होंगी, जैसे कैश है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, वो मनी में फिक्स्ड है। अगर $10,000 है तो $10,000 ही है, 10,000 रुपीज है तो 10,000 रुपीज ही है, वो चेंज नहीं होंगे। तो चेंज कौन सी होती है, जैसे स्टॉक की वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, फिक्स्ड डेटर्स या क्रेडिटर्स वो सब मोनेटरी आइटम्स होती है। नॉन मोनेटरी आइटम्स अदर देन मोनेटरी आइटम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट, इन्वेंटरीज, इन्वेस्टमेंट, इनकी वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंजेस होती रहती है। फॉरेन ऑपरेशन जो इंडिया के बाहर आप काम करते हैं, इज ए सब्सिडरी जहां पर मोर देन 50% हो, एसोसिएट जहां 20% से ज्यादा हो, जॉइंट वेंचर या ब्रांच रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस की द एक्टिविटी ऑफ विच आर बेस्ड और कंडक्टेड इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस। अगर मान लिया मैं रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हूँ, मेरा बिजनेस रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया में रुपीज में, तो जो इंडिया के बाहर काम है, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी हो मेरी या जॉइंट वेंचर हो, जो भी इंडिया के बाहर काम होगा उस सबको फॉरेन ऑपरेशन बोलेंगे। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसी एट ए फॉरवर्ड रेट। तो वही हमने जो एग्जांपल लिया था कि हमने बैंक के साथ तय कर लिया 3 महीने के बाद $10,000 86 के हिसाब से हमें ले लें। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन is a foreign operation, the activity of which are an integral part of those of the reporting enterprise. A foreign operation that is integral to the operation of reporting enterprise carries on its business as if it is the extension of reporting enterprise। मतलब मैं रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हूँ, मेरी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड दिल्ली में, ठीक है। अब मेरा कोई यूएसए में काम है और वो इस तरीके का काम है कि मेरे बिजनेस का ये एक हिस्सा है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। कैसे पता चलेगा मेरे बिजनेस का हिस्सा है, वो मेरे से पूछे बगैर कुछ माल नहीं खरीदेंगे, मेरे से ही सामान मंगाएंगे, लोन लेना है मेरे से लेंगे या मेरे से कहेंगे आप दिलवाइए, तो मेरे बिजनेस का कंट्रोल है उसके ऊपर काफी, तो उसे इंटीग्रल बिजनेस बोल देते हैं। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन is a foreign operation that is not an integral foreign operation where there is a change in exchange rate between the reporting and the local currency. There is little or no direct effect on the present and future cash flow from operation of either the non-integral or the reporting enterprise. The change in exchange rate affect the reporting enterprise net investment in the non-integral foreign operation rather than the individual monetary and non-monetary item held by the non-integral foreign operation. Net investment is a non-integral foreign operation is the reporting enterprise share in the net asset of that operation। तो इसका क्या मतलब है, इसे ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई चेंज होगा एक्सचेंज रेट का
रिपोर्टिंग करेंसी और लोकल करेंसी में, मतलब मान लिया रिपोर्टिंग करेंसी है डॉलर में और लोकल करेंसी है रुपीज में, या वाइसी वर्सा उल्टा भी है कि रिपोर्टिंग करेंसी रुपीज में है और रिपोर्टिंग रुपीज है लोकल करेंसी डॉलर में. There is little or no direct effect on the present and future cash flow from operation of either the non-integral foreign operation or the reporting enterprise. तो जो एक्सचेंज रेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही रिपोर्टिंग पर, ना ही नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन पर, क्योंकि डायरेक्टली वो ऐसा नहीं है कि मेरा बिजनेस है, जैसे ब्रांच में हम पढ़ते हैं, मेरा बिजनेस है इंडिया के बाहर है, वो जो भी सेल होती है वो रोजाना मुझे भेजते हैं, जो भी मेरे से जो भी माल खरीदना मेरे से जाएगा, तो वहां पर बहुत ज्यादा आपस में हमारी डीलिंग हो रही है एक दूसरे से और इफेक्ट भी पड़ता है कैश फ्लो में और रिपोर्टिंग करेंसी और फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज रेट में डिफरेंस होने से फर्क पड़ता है. लेकिन अगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, वो अपना अलग कर रहा है, उसका बहुत ज्यादा हमसे लेना देना नहीं है, अपने आप ही माल खरीद रहा है, अपने आप ही माल बेच रहा है, अपने आप ही लोन ले रहा है, तो जो एक्सचेंज रेट है उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एक असेट पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा, चाहे वो मोनेटरी और नॉन मोनेटरी और एक दूसरे से कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, इसलिए लिखा है द चेंज इन द एक्सचेंज रेट जो है वो हमारा केवल नेट इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस में हमारी नेट इन्वेस्टमेंट है एसेट माइनस लायबिलिटी, उस नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को थोड़ा इफेक्ट करेगा, उसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा. नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? इन ए नॉन इंटीग्रल इज द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज शेयर इन द नेट एसेट. जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस बिजनेस में, वो हमारा नेट एसेट कहलाता है. नेट इन्वेस्टमेंट in non-integral foreign operation is the reporting enterprise share in the net asset. हमें क्लासिफाई करना है कि वो मोनेटरी आइटम है या नॉन मोनेटरी आइटम है. जैसे ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, सबसे पहले है इन्वेंट्रीज. देखिए इन्वेंट्री होता है स्टॉक जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मनी में फिक्स्ड नहीं है, तो ये हो गया नॉन मोनेटरी. ट्रेड रिसीवेबल होते हैं हमारे डेटर्स जो फिक्स्ड मनी में होते हैं, तो ये क्या है? मोनेटरी. इन्वेस्टमेंट नॉन मोनेटरी, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. प्रॉपर्टी प्लांटेड इक्विपमेंट नॉन मॉनेटरी, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. ठीक है, तो हमने थोड़ा सा पढ़ा कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ का एप्लीकेबल होता है और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं. अब बात करते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कब करें, कौन सी वैल्यू पर करें. तो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन. इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब है पहली बार, उसको कौन सी वैल्यू पर हम लिखेंगे. ये फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में अराइज व्हेन एन एंटरप्राइज. तो कब होगी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन? जब हम कोई सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, सर्विसेज देंगे जो फॉरेन करेंसी में, जैसे मैंने माल खरीदा यूएसए से यूएस डॉलर में, बेचा यूएस डॉलर में, कोई सर्विस ली दी यूएस डॉलर में, तो वो सारी क्या है? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. हमने लोन लिया या लोन दिया फॉरेन करेंसी में, हमने कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने कोई एसेट या लायबिलिटी खरीदी है फॉरेन करेंसी में, तो वो सब हमारा क्या होता है? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. तो इसको इनिशियली कौन सी वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करें? इनिशियल रिकॉग्निशन. ए फॉरेन करेंसी transaction should be recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting and the foreign currency at the date of transaction. For example, मैं इंडिया में हूं, मैंने आज यूएसए से $10,000 का सामान परचेज किया. आज रेट है $1 इज इक्वल टू 92. तो ऐसी सिचुएशन में इनिशियल रिकॉग्निशन जो होगी वो होगी $10,000 इंटू 92. तो जो ट्रांजैक्शन की डेट पे एक्सचेंज रेट है
उसको हम यूज करेंगे। A rate that approximate the actual rate at the date of transaction is often used. For example, an average rate for a week or month might be used for all transaction in each foreign currency occurring during that period. However, if exchange rate fluctuates significantly, the use of average rate for the period is unreliable. ये कह रहे हैं कि अगर रेट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है और बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं आपकी, तो आप क्या कर सकते हैं, उन सारी की सारी ट्रांजेक्शन पर मंथली वीकली एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस रेट का एवरेज है वो यूज कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, रोजाना रेट चेंज हो रहा है, कभी वो 92 है, कभी वो 91.9 है, कभी वो 92.2 है। तो ऐसे बहुत ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन नहीं है तो हम एक महीने का या एक हफ्ते का एवरेज ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस है तो आपको एवरेज लेना नहीं चाहिए, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। अनरिलायबल वैल्यू होगी, आपको वो काम नहीं करना चाहिए। फिर है रिपोर्टिंग इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन। हमने शुरुआत में कोई वैल्यू लिख ली, जैसे अभी अभी हमने देखा था, हमने यूएसए से माल खरीदा है या असेट खरीदी है और हमारा रेट है 92, तो हमने 92 के हिसाब से लिख लिया। लेकिन जब बैलेंस शीट आएगी तो जो माल बचा है उसका क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू पर दिखाएंगे। For the purpose of showing the effect of change in foreign exchange rate, the transactions are classified into monetary and non-monetary items. तो हमें उसका इफेक्ट लेना है या नहीं लेना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी एसेट कौन सी है, मोनेटरी या नॉन मोनेटरी। Monetary items are money held and assets and liability to be received or paid in fixed amount of money. Non-monetary items are assets and liability other than monetary items. तो मोनेटरी आइटम क्या है, जो फिक्स्ड है अमाउंट में, जैसे डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, लोन हो गया। और नॉन मोनेटरी का मतलब जो मनी में फिक्स्ड नहीं है, जैसे असेट्स हो गई, स्टॉक हो गया। तो हर एक बैलेंस शीट रेट पर हम क्या करेंगे, जो मोनेटरी आइटम्स है, जो फिक्स्ड अमाउंट है कि भैया $10,000 है तो वही देना है, तो डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, फॉर एग्जांपल बैलेंस इन द बैंक, बीआर, बीपी, डेटर्स, लोन, तो इन्हें हमें क्लोजिंग रेट पर लिखना चाहिए। तो कौन से रेट पर लिखना चाहिए, क्लोजिंग रेट। तो मोनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पर हमें लिखना चाहिए। नॉन मोनेटरी आइटम्स जैसे फिक्स्ड एसेट हो गई, विच आर कैरीड इन टर्म्स ऑफ historical cost denominated in a foreign currency should be reported using the exchange rate at the date of transaction. तो जो नॉन मोनेटरी आइटम है जैसे फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट को हमें उस रेट से कन्वर्ट करना चाहिए जिस रेट से हमने उसको खरीदा था, या जिस दिन खरीदा था उस दिन जो रेट था वो रेट हमें नॉन मोनेटरी को कन्वर्ट करने के लिए यूज लेना चाहिए। लेकिन नॉन मोनेटरी है अदर देन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट तो 4-5 साल 10 साल पुरानी है, उस दिन का हमें रेट दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो ओपनिंग ले लो भैया, सबसे पुराना वही है हमारे पास। नॉन मोनेटरी फिक्स्ड एसेट के अलावा क्या, विच आर कैरीड in terms of fair value or net realizable value denominated in a foreign currency should be reported using the exchange rate that existed when the fair value or net realizable value are determined. तो फिक्स्ड एसेट के अलावा जो और नॉन मोनेटरी एसेट है तो उनका क्या करना चाहिए, तो लिखा विच आर कैरीड इन टर्म्स ऑफ फेयर वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉरेन करेंसी में, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, उसी दिन के रेट ऑफ एक्सचेंज को यूज करना चाहिए। और कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटीज है फॉरेन करेंसी में एक ऐसी चीज जिसको हमें क्लोजिंग डेट से ही डिस्क्लोज करना चाहिए। अब दिक्कत क्या आएगी कि हम अलग अलग रेट यूज कर रहे हैं अलग अलग चीजों को ट्रांसफर करने के लिए, तो जो एक्सचेंज का डिफरेंस आएगा उसका क्या करेंगे। The exchange difference arising on the settlement of monetary items or on reporting of enterprises monetary items at rate different from those at which they were initially recorded, तो ये इनकम में या एक्सपेंस में जाना चाहिए। इसका मतलब अगर जो जिस समय हमने कोई एसेट खरीदी
या कोई भी वैल्यू लिखी, उसके बाद ईयर एंड पे कोई भी चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस को हम लोग इनकम या एक्सपेंस मानते हैं, तो P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। Exchange difference arising on foreign currency transactions should be recognized in income or expense जिस पीरियड में वो आया है. It may be noted as a gain or loss on account of exchange difference, though not realized may be recognized in the P&L account. तो ये बात क्लियर है कि गेन या जो भी लॉस होगा, चाहे वो रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन उसे हम P&L अकाउंट में डाल सकते हैं. If an exchange difference arising on monetary item that is a part of the net investment in a non-integral foreign operation, then such difference should be accumulated in foreign currency transaction reserve. तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर हमारा इंटीग्रल बिजनेस है तो हम लोग क्या करते हैं, P&L में ट्रांसफर कर देते हैं. लेकिन अगर ये नॉन इंटीग्रल बिजनेस है तो हम इसे डिफरेंस को एक करेंसी रिजर्व, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. P&L अकाउंट में ट्रांसफर ना करके कहाँ करेंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में. ठीक है, अंटिल द डिस्पोजल ऑफ सच नेट इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद में अगेन ये P&L अकाउंट में चला जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, हमने गुड्स परचेज करे थे 1 जनवरी को $15,000 में. उस समय का रेट है 75. एक्सचेंज रेट 31 मार्च का भी दिया है और पेमेंट है 7th को, उस दिन का भी हमें रेट दिया है. You are required to ascertain the loss or gain to be recognized for financial years 31st March 21-22. 2 साल के लिए हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन बतानी है कि क्या रहेगा. तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें उसे कौन सी वैल्यू पर इनिशियली रिकॉग्नाइज करना चाहिए. तो डेट ऑफ परचेज 1/1/21 15,000. तो जो रुपीस का रेट है उस दिन का वो है 75. तो इसका मतलब ये 11,25,000 11,25,000 की इनिशियली रिकॉग्नाइज होगी. इनिशियल रिकॉग्निशन होता है जो हमारा एग्री रेट होता है, परचेजिंग रेट होता है. ठीक है, अब आएगी हमारी डेट 31 मार्च ईयर एंड. तो अब ये हमारे पास जो हमने हमारे पास गुड्स खरीदा है हमने, वो हमारा है नॉन इंटीग्रल. ठीक है, तो यहां लिखा नॉन इंटीग्रल के लिए नॉन मोनेटरी आइटम्स जो है, नॉन मोनेटरी आइटम्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, फेयर वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी अवेलेबल है वो लगा देंगे. should be reported using the exchange rate that existing when the fair value or net realizable value is determined. तो हमें वैल्यू निकालनी चाहिए और उस हिसाब से हमें वैल्यू करना चाहिए. वैल्यू अलग से कोई नहीं दिखाई तो इसका मतलब इसकी वैल्यू $15,000 ही है. अब $15,000 है तो उसको कौन से रेट पर हमें डिनोट करना है. तो रेट, एक्सचेंज रेट के लिए हमने बात करी थी कि कौन सा रेट हमें यूज करना है. तो यहां लिखा है जो मोनेटरी आइटम्स हैं उनके लिए क्लोजिंग रेट, और नॉन मोनेटरी आइटम के लिए जिस दिन फेयर वैल्यू निकाला, और फेयर वैल्यू के लिए कुछ नहीं बताया, तो हम ईयर एंड का रेट ही ले लेते हैं जनरली. अच्छा, ये वैल्यू जो है ये क्रेडिटर्स हैं. सॉरी, मैंने देखा नहीं, मैं सोचा था कि गुड्स हैं, स्टॉक है. हमने माल खरीदा था 15,000 का और एक्सचेंज रेट ईयर एंड पे दे रखा, और डेट ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट तो हम क्रेडिटर्स की करते हैं ना. तो क्रेडिटर्स के बारे में बात हो रही है. और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर ये स्टॉक होता तो स्टॉक की फेयर वैल्यू होती है ना,
तो फेयर वैल्यू तो है नहीं, तो क्रेडिटर्स है, और ये क्या है, मॉनेटरी आइटम्स। तो इनिशियली रिकॉग्नाइज तो हमने 75 पर कर दिया, उसके बाद ईयर एंड पे मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग डेट पर दिखाते हैं। तो क्लोजिंग डेट है 74, तो इसे 11,10,000 में हम दिखाएंगे, और जो लॉस हुआ है 15,000 का, उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर। इसके बाद पेमेंट आएगी, डेट ऑफ पेमेंट 7/7, और इस दिन जो रेट है वो है 73। तो 10,95,000 रुपीज की हमारे को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो हमारे को प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमने पेमेंट कम करी है। हमने क्या सोचा था, 11,10,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन हमने पेमेंट करी केवल 10,95,000 की। तो ये जो पहले भी प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स को कम पेमेंट करनी थी, तो पहले भी प्रॉफिट हुआ था, ये P&L के क्रेडिट में गया था, और अब अगेन प्रॉफिट हुआ है, और ये भी P&L के क्रेडिट में जाएगा। क्योंकि अगर हमें लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी की पेमेंट हमें कम करनी है, तो हमारे लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस फर्क क्या है, वहां क्रेडिटर्स थे, यहाँ डेटर्स हैं। इन्होंने सेल्स की है 1/2/12 को $1 लाख में, और एक्सचेंज रेट 47.69 था। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है 1/2/12। तो इनिशियली जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे, हम इनिशियली इसको रिकॉग्नाइज करेंगे इसी दिन के रेट से $1 लाख इंटू 47.69, 47,69,000। ये तो इनिशियली रिकॉग्नाइज हो जाएंगे हमारे डेटर्स, ठीक है, 3 महीने के लिए हैं, और फिर हमारे पास ईयर एंड आएगा 31 मार्च को। इस दिन ये मॉनेटरी एसेट है, फिक्स्ड अमाउंट मिलना है, तो ये क्लोजिंग डेट पर हम वैल्यू करेंगे 47.95 पर, $1 लाख 47.95, 47,95,000। तो जो प्रॉफिट आएगा, दोनों का डिफरेंस 26,000 रुपीज का जो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट इसलिए क्योंकि हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए, हमें प्रॉफिट आ गया, लेकिन जब हमें पैसा असल में मिला ऑन द डेट ऑफ रिसीट 1/5/12 को, रिसीव्ड डेट पर जो एक्सचेंज रेट है वो है 47.89। तो इसका मतलब ये $1 लाख 47.89 के हिसाब से 47,89,5 हाँ 89,000 के हो जाएंगे, जो कि हमारे पुराने बैलेंस से 6,000 रुपीज कम है। लॉस ऑफ ₹6,000, 6,000 रुपये का लॉस है, ये P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और ये जो प्रॉफिट हुआ था ये भी P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बी लिमिटेड ने इंपोर्ट किया है गुड्स 2 लाख पाउंड का, रेट है 71.5। इनिशियली
रिकॉग्नाइज करेंगे 2 लाख पाउंड इंटू 71.5 1,43,00,000 में हम इसे इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इंपोर्ट किया है गुड्स, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 1,43,00,000। एक महीने के बाद पेमेंट की हमने, उस दिन रेट था 71.85, तो लॉस हो गया। पेमेंट हुई 2 लाख इंटू 71.85 1,43,70,000। तो हम लोगों ने जो पेमेंट की है वो 70,000 रुपीज की एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, तो लॉस हो गया 70,000 जो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट तो क्रॉस हो गया, खत्म हो गया। आगे लिखा है द एंटायर स्टॉक इज अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितने का है जो अभी तक हमने खरीदा था, लिखा था 1,43,00,000। तो क्लोजिंग स्टॉक है 1,43,00,000 और जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो तो एंड हो चुके हैं क्योंकि उनका सेटलमेंट हो गया। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो होता है नॉन मॉनेटरी एसेट। अगर इसका रिवैल्यूएशन हुआ तो जिस दिन रिवैल्यूएशन हुआ उस दिन का रेट, नहीं तो जो ओरिजिनल है वही रहेगा। तो ये ओरिजिनली 1,43,00,000 का था, तो 1,43,00,000 का ही रहेगा। कैरिंग अमाउंट इन्वेंट्री की 1,43,00,000 और एक्सचेंज लॉस जो पेमेंट करने पर हुआ क्रेडिटर्स को वो तो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जो एक्सचेंज रेट है, जो चेंजेस हैं क्लोजिंग स्टॉक के, वो आएंगे नहीं इस क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पर हमने कोई रिवैल्यूएशन नहीं किया। एक और क्वेश्चन पहले की तरह हमने गुड्स परचेज किया है 1/1/2010 को, तो इनिशियली रिकॉग्निशन हो गया है $10,000 इंटू 45 रुपीज, 4,50,000 में इनिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया। ईयर एंड हुआ 31 मार्च को 45 की जगह हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि मॉनेटरी एसेट है तो क्लोजिंग रेट लगाना है। तो क्लोजिंग रेट है इसमें 44, 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, तो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जब पेमेंट हुई, ये है ईयर एंड, अब पेमेंट हुई नेक्स्ट ईयर, उस दिन रेट था 43, पेमेंट हमें कितनी करनी पड़ी 10,000 इंटू 43, तो 4,30,000 की मुझे पेमेंट करनी पड़ी, जबकि मेरी असेट की लाइबिलिटी की बुक वैल्यू 440 थी, पेमेंट करना पड़ा 430, तो प्रॉफिट हो गया 10,000 का, 10,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये ईयर हो गया 2009-10 क्योंकि उसी ईयर में हो गया, और ये हो गया 2010-11, तो दोनों में 10,000 का प्रॉफिट आ जाएगा और P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
अब हम ये सीखते हैं कि हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे कि कोई हमारा फॉरेन ऑपरेशन इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है। द मेथड यूज्ड टू ट्रांसलेट द फाइनेंशियल statement of foreign operation depends on the way in which the finance and operates in relation to the reporting enterprise. For this purpose, foreign operations are classified as either integral or non-integral. तो या तो इंटीग्रल होगा या नॉन इंटीग्रल होगा, उसी हिसाब से हमें फॉरेन करेंसी कन्वर्जन करना पड़ेगा, असेट्स और लायबिलिटी को उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। An integral foreign operation carries on its business as if it is but an extension of the reporting enterprise operation. एक हमारे ही बिजनेस का एक अगला हिस्सा है, ये हमारा इंटीग्रल बिजनेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, such an operation might only sell goods imported from the reporting enterprise and remit the proceed to the reporting enterprise. जैसे हमारी कोई श्रीलंका में ब्रांच है और हम माल भेजते हैं, वही माल बेचती है वो ब्रांच, और वहां से जो पैसा मिलता है सेल करने से वो हमें ट्रांसफर कर देती है। तो ये हमारे बिजनेस का एक हिस्सा है, इंटीग्रल बोला जाएगा। इन सच केस ए चेंज इन द एक्सचेंज रेट बिटवीन द रिपोर्टिंग एंड द करेंसी इन द कंट्री ऑफ फॉरेन ऑपरेशन हैज एन ऑलमोस्ट इमीडिएट इफेक्ट ऑन द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कैश फ्लो। तो इसका इमीडिएट इफेक्ट आता है। नॉन इंटीग्रल बिजनेस में इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता है और इंटीग्रल बिजनेस में इमीडिएट इफेक्ट आता है। Therefore, the change in the exchange rate affect the individual monetary items held by the foreign operation rather than the reporting enterprise net investment. तो हमने क्या सीखा, जो पहले भी लिखा था, अगर हमारा बिजनेस है इंटीग्रल, तो इसका इमीडिएट इफेक्ट आता है ऑन कैश फ्लो एंड इंडिविजुअल मॉनेटरी आइटम्स पर, और यहां पर रिवर्स है क्या, नो इफेक्ट ऑन, यहां पर देखो क्या लिखा है, change in the exchange rate between the reporting and the foreign currency has an almost immediate effect on the cash flow. So change in the exchange rate affect the individual monetary item, है ना, rather than the enterprise net investment. So no effect or minor effect net investment, पूरे बिजनेस की नेट इन्वेस्टमेंट इफेक्ट नहीं। यहाँ क्या, नो इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल मॉनेटरी आइटम्स, बट इसका इफेक्ट होता है, अगर ये नॉन इंटीग्रल बिजनेस है तो इसका इफेक्ट होता है ऑन नेट इन्वेस्टमेंट। इसमें जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो हम पी&एल में ट्रांसफर करते हैं, और इसमें एक्सचेंज डिफरेंस ईयर एंड में जो ट्रायल बैलेंस को चेंज करने से होता है उसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो लिखा है, इन कॉन्ट्रास्ट ए नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन एक्यूमुलेट कैश एंड अदर मॉनेटरी आइटम्स, incur expense, generate income and perhaps arrange borrowings, all substantially in its local currency. तो जहां का बिजनेस है वहीं पर सारा काम करता है। It may also enter into transaction in foreign currency including transaction in the reporting currency. तो वहीं का हिसाब से चलता रहता है वो। When there is a change in the exchange rate between the reporting and the local currency, there is a little or no change effect on the present and future cash flow or of either the non-integral foreign operation or reporting enterprise. तो कोई फर्क नहीं आता है। The change in the exchange rate affect the reporting enterprise net investment, ना कि individual asset. तो ये बात आपको मैंने यहाँ लिख कर भी बता दी। अब ये है कि हम उस बिजनेस की असेट्स लायबिलिटी को चेंज कैसे करें। तो ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन इंटीग्रल ऑपरेशंस, the individual item in the financial statement of the foreign operation are translated as if all its transactions had been entered into by the reporting enterprise itself. The cost and depreciation of tangible fixed asset is translated using the exchange rate
at the date of purchase, or if the asset is carried at fair value or other similar valuation using the rate that existed on the date of valuation. तो यहाँ लिखा है कि अगर हमारा इंटीग्रल बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है? इंटीग्रल ऑपरेशन है, तो क्या करेंगे? इंटीग्रल ऑपरेशन है तो क्या करेंगे? तो लिखा है फिक्स्ड असेट को डेट ऑफ परचेज का रेट यूज करेंगे, और कोई रिवैल्यूएशन हुआ है तो एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। तो जिस दिन फिक्स्ड एसेट खरीदी उस दिन का रेट यूज होगा। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज है नॉन मॉनेटरी आइटम, तो उसे ट्रांजैक्ट करेंगे ट्रांसलेटेड एट द एक्सचेंज रेट दैट एक्जिस्टेड व्हेन दोज कॉस्ट वर इंकर्ड। जब खरीदा था इन्वेंट्री उस दिन का रेट। रिकवरेबल अमाउंट और रियलाइजेबल वैल्यू of asset is translated using the exchange rate that existed when the recoverable amount or net realizable value was determined। अगर रिवैल्यूएशन हुआ तो रिवैल्यूएशन वाले दिन का रेट, नहीं तो जिस दिन खरीदा वो रेट। फॉर एग्जाम्पल, when the net realizable value of the item or inventory is determined, that value is translated using the exchange rate at the date when the net realizable value is determined। ठीक है, the rate used is therefore usually the closing rate। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन या फेयर मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू हम ईयर एंड पे निकालते हैं, तो उसी दिन का रेट होता है लगभग। इन शॉर्ट, जनरली कुछ नहीं कहा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड के रेट पर लगाएंगे, क्योंकि या तो हमें बताया हो कैसे। स्टॉक खरीदा था 12 मार्च को, उस दिन रेट था 87, और 31 मार्च को रेट है 88, और इस दिन हमने खरीदा था स्टॉक, तो हम 87 का रेट लगाएंगे। लेकिन हमने रीवैल्यू करा है 30 मार्च को, उस दिन रेट था 87.9, तो 30 मार्च को रीवैल्यू करा तो उस दिन का रेट लगाएंगे। कुछ नहीं कहा तो हम मानेंगे इस दिन का रेट लगा रहेंगे, क्योंकि ये भी नहीं दिया ये भी नहीं दिया, तो ईयर एंड के आसपास खरीदा तो ये 88 का रेट लगा देंगे। तो ये हमारा अजम्पशन रहता है। Following items appear in the trial balance of foreign branch integral foreign operation। तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में क्या रहता है, हमारा बिजनेस का हिस्सा है। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो चेंज ही नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि मान लिया हमारा जो हेड ऑफिस है और एक ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच यूएसए में, तो यहाँ सब डॉलर में चल रहा है, हेड ऑफिस इंडिया में तो रुपीस में चल रहा है। अब ये इंटीग्रल बिजनेस है, तो इंटीग्रल बिजनेस है, तो यहाँ पर जो भी मॉनेटरी आइटम्स है वो क्लोजिंग डेट पर चेंज होती है। तो कुछ ऐसी हैं, अब ब्रांच के अंदर एक हेड ऑफिस का अकाउंट है, तो हेड ऑफिस में एक ब्रांच का अकाउंट होता है। तो जब हेड ऑफिस अकाउंट डॉलर में होगा, ब्रांच अकाउंट रुपीस में होगा, दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेड ऑफिस अकाउंट को किसी रेट से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये वही बैलेंस होगा जो ब्रांच का अकाउंट का बैलेंस होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स। तो यहाँ इस रेट से हम यूज करेंगे। सैलरी एंड वेजेस, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं और पूरे साल होते रहते हैं। तो जो पूरे साल होते रहते हैं एक्सपेंसेस, तो इनको हम पूरे साल के एवरेज रेट से चेंज करते हैं। क्रेडिटर्स हमारी मॉनेटरी आइटम है, इसको हम क्लोजिंग रेट से चेंज करते हैं। ओपनिंग स्टॉक साल के शुरू की वैल्यू है, तो ओपनिंग रेट से चेंज करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग रेट से, कुछ भी नहीं कहा तो क्लोजिंग रेट से चेंज कर देंगे। परचेजेस को एवरेज रेट से, क्योंकि पूरे साल हमने माल खरीदा होगा। फिक्स्ड एसेट को डेट ऑफ परचेज, जिस दिन हमने एसेट खरीदी थी उस दिन का रेट यूज करेंगे इसके लिए। सेल के लिए एवरेज रेट यूज करेंगे, क्योंकि हमने पूरे साल इसको माल को बेचा है। इक्विटी शेयर कैपिटल,
ये भी हमारी एक तरीके की जैसे फिक्स्ड एसेट होती है, लंबे समय की एसेट, ये लंबे समय की लाइबिलिटी है। तो डेट ऑफ इशू, जिस दिन हमने शेयर इशू करे थे उस दिन का एक्सचेंज रेट यूज करेंगे। लोन एंड बोरोइंग, जो लोन और बोरोइंग है वो हमारी मॉनेटरी आइटम्स होती हैं जो क्लोजिंग डेट से हमें करनी है। अगर ये शॉर्ट टर्म लोन है, बहुत ही लॉन्ग टर्म लोन होगा तो डेट ऑफ लोन ले लेंगे। डेटर्स हमारी क्लोजिंग डेट मॉनेटरी आइटम है। प्रोविजन फॉर टैक्सेस ईयर एंड में हम बनाते हैं, तो फिक्स्ड अमाउंट होता है, क्लोजिंग मॉनेटरी आइटम कह सकते हैं। तो ये हमने देखा कि किस चीज को किस रेट पे, तो हम एक समरी बना सकते हैं। समरी क्या है? ट्रेडिंग एंड पी&एल में जो इनकम और एक्सपेंस आता है उसको एवरेज रेट से और लॉन्ग टर्म असेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, और जो मॉनेटरी आइटम्स है उन्हें क्लोजिंग रेट से, और जो नॉन मॉनेटरी है तो रिवैल्यूएशन अगर हुई है तो वो, नहीं तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमने हमें लेजर बता रखा है और उसमें डॉलर्स में बैलेंस बता रखे हैं, रेट हमें बता रखे हैं, तो हमें कन्वर्ट करना है। ब्रांच है हमारा वाशिंगटन में, तो जो बिल्डिंग है $180 है, तो यहाँ पर हम दोबारा से जो कॉपी बनाएंगे लिख लेंगे और एक्सचेंज रेट लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे इन रुपीस। तो बिल्डिंग बिल्डिंग जिस दिन खरीदी थी तो 42 का रेट लगाएंगे, तो ये 7560 की हो जाएगी। स्टॉक ओपनिंग रेट, और ओपनिंग रेट था 46 1196। कैश एंड कैश बैलेंस क्लोजिंग रेट 50 2850। परचेजेस एवरेज रेट 48 पूरे साल का 4608। सेल्स एवरेज रेट 48 5280। कमीशन मिला है पूरे साल मिला होगा, एवरेज रेट 1344। डेटर्स क्लोजिंग रेट, क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट मॉनेटरी आइटम से 2300 3250। हमसे पूछा है कि कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज में, हमने इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट कर दिया हर एक आइटम को। अब हम बात करते हैं कि नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को कैसे चेंज करेंगे। अब ये भी हमने देखा था कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब है कि नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन एक तरीके से हमारे बिजनेस का हिस्सा तो है, लेकिन वो इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट है कि अपनी ट्रांजैक्शन खुद करता है। एक तरीके से ये मानो पहले हमारा आज्ञाकारी पुत्र है, वो इंटीग्रल है, हमारा कहना मानता है, उसकी शादी नहीं हुई अभी तक, शादी होने के बाद बीवी का कहना मानेगा, हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि हमारे हाथ से निकल गया, हमारा कहना ही नहीं मान रहा है, तो वो एक इंडिपेंडेंट हो गया। तो ऐसे ही इंडिपेंडेंट है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो ट्रांजैक्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को हम कैसे करेंगे। असेट्स एंड लायबिलिटी बोथ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी ऑफ द नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन शुड बी ट्रांसफर्ड एट द क्लोजिंग डेट। तो यहाँ पर एक क्या है, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज क्लोजिंग डेट,
नॉन इंटीग्रल बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी ट्रांसलेटेड एट द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब एवरेज रेट, ये तो पहले की तरह है। और रिजल्टेंट एक्सचेंज डिफरेंस शुड बी एक्यूमुलेटेड इन ए फॉरेन कंट्री। जो पहले था इंटीग्रल बिजनेस में जो डिफरेंस होता है उसे पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, जबकि यहाँ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। For practical reason, a rate that approximate the actual exchange rate, for example, an average rate for the period is often used to translate income and expense. ये तो हमारी बात हो गई। Any goodwill or capital is arising on the acquisition of non-integral operation is also taken as closing rate. अगर हमने कोई नॉन इंटीग्रल बिजनेस खरीदा, उसको खरीदने पे कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है, उसे हम गुडविल कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, तो उसे भी हम क्लोजिंग डेट से लेंगे, क्योंकि बेसिकली गुडविल कैपिटल रिजर्व भी क्लोजिंग एसेट एंड लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज्ड ऑफ ए नॉन ऑपरेशन इज क्लोजिंग डेट। अगेन ये भी एसेट और लायबिलिटी, सारी एसेट लायबिलिटी अभी तक हमने देखा क्लोजिंग डेट से ज्यादा है और इनकम एक्सपेंस एवरेज से ज्यादा है, दो ही डेट हुए अभी। द इंकॉर्पोरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन in those of the reporting enterprise follow normal consolidation procedure, such as elimination of intergroup balances and intergroup transaction of the subsidiary. However, an exchange difference arising on intergroup monetary item, whether short-term, long-term, cannot be eliminated against a corresponding amount arising on other intergroup balance, because the monetary item represent a commitment to convert one currency into another. ये कुछ और ऐसा है लेवल जो फाइनल लेवल की बात है, तो उसके लिए कंसोलिडेशन वर्क होता है। ये अभी आपके मतलब की बातचीत नहीं है, फाइनल लेवल पर बात है। तो उसमें बता रखा है कि इंटर ग्रुप बैलेंसेस होते हैं, जैसे हमारी होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी है, और आपस में एक दूसरे के डेटर्स क्रेडिटर्स हैं, या एक दूसरे को माल बेच रखा है, लोन दे रखा है, डिबेंचर्स हैं, तो उनके लिए बोला है इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उनको सेट ऑफ किया जाए या ना किया जाए। When the financial statement of a non-integral foreign operation are drawn up to a different reporting date, that of reporting enterprise, the non-integral foreign operation often prepare for the purpose of incorporation in the financial statement or reporting statement as the same date as the reporting enterprise AS 21 revised. तो यहाँ ये लिखा है, सपोज हेड ऑफिस है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, वो 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहा है, जो ब्रांच है यूएसए में वो 31 मार्च को 31 दिसंबर को बना रहा है, तो बोल रखा है कि उसे 31 मार्च को भी बनानी पड़ेगी ताकि कंसोलिडेशन वर्क हो पाए। द एक्सचेंज डिफरेंस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस फॉर द पीरियड because the change in exchange rate have little or no effect on the present and future cash flow. ठीक है, दोनों में से किसी पे इफेक्ट नहीं आता है। When a non-integral foreign operation is consolidated but is not wholly owned, accumulated exchange difference arising from translation and attributable to minority interest are allocated to and reported as a part of minority interest in the consolidated balance sheet. ये भी होल्डिंग कंपनी के लिए बोल रखा है। होल्डिंग कंपनी में जब कंसोलिडेशन वर्क होता है तो उसमें एक बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखते हैं हम, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो लिखा है कि जब नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इज कंसोलिडेटेड बट इज नॉट होली ओन्ड, मतलब आपके पास 100% शेयर नहीं है दूसरी कंपनी के, मान लिया 80% शेयर्स है, तो लिखा है एक्यूमुलेटेड एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन एंड एट्रीब्यूटेबल टू द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब अगर हमारे पास 80% शेयर है तो जो 20% होते हैं उन्हें माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये लिखा है कि उन्हें माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखाएंगे। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व ये ऐसे ही दिखाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन या टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ये आपके लिए नहीं है, नोट फॉर ये इंटर अनटिल अनलेस आपके कोर्स में होल्डिंग कंपनीज का चैप्टर हो। होल्डिंग कंपनीज का चैप्टर होगा तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। एन एंटरप्राइज में डिस्पोज ऑफ इट्स इंटरेस्ट इन ए नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन टू सेल, लिक्विडेशन, रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल और एनी पार्ट ऑफ ऑल। हम बिजनेस को बेच भी सकते हैं, जो हमारा बिजनेस है नॉन इंटीग्रल। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर्म पार्ट ऑफ डिस्पोजल only when it is constituted return of the investment, remittance from a non-integral foreign operation by way of
repatriation of accumulated profit does not form part of the disposal unless it constitute return of the investment। तो ये सेल के बारे में बता रहे हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो जो पैसा मिलता है वो क्या होता है। इन केस ऑफ पार्शियल डिस्पोजल ओनली द प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द रिलेटेड accumulated exchange difference is included in gain or loss। तो ये भी सब उसी से रिलेटेड है। Written down of the carrying amount of non-integral foreign operation does not constitute a partial disposal। Accordingly, no part of deferred foreign exchange gains or losses is recognized in the WDV। ठीक है, ये भी होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड है। The following are indications that a foreign operation is a non-integral rather than the integral. While the reporting enterprise may control the foreign operation, the activities of the foreign operation are carried out with a significant degree of autonomy from those of the reporting enterprise। मतलब हेड ऑफिस रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है और ब्रांच है जो हमारा ऑपरेशन है, तो ये अपने आप से काम करती है, तो इसका अंदर नॉन इंटीग्रल है। ट्रांजेक्शन विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज आर नॉट ए हाई प्रोपोर्शन टू द फॉरेन ऑपरेशन एक्टिविटीज। तो हम फॉरेन कंपनी जो हमारी है ब्रांच है उससे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होती है, और जो फाइनेंस है लोन वगैरह वो खुद ही ले लेते हैं अपने आप से। यूएसए में ब्रांच है तो यूएसए में वो खुद ही लोन ले लेते हैं, हमसे नहीं मांगते हैं पैसा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर वगैरह वो खुद ही कर लेते हैं अपने आप से, ना कि हमसे मांगते हैं। ठीक है, फॉरेन ऑपरेशन सेल्स आर मेनली इन करेंसी अदर देन द रिपोर्टिंग करेंसी। रुपीज में सेल नहीं होती है, वो यूएसए डॉलर में ही सेल होती है। कैश फ्लो ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज आर डे टू डे एक्टिविटी जो होती है वो अपने आप ही रखती है, ना कि वो हमें भेजते हैं। सेल प्राइस ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन आर नॉट प्राइमरली रेस्पॉन्सिव ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस टू चेंज इन द एक्सचेंज रेट बट आर डिटरमाइन मोर बाय लोकल कंपटीशन। मतलब देखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जी से रिलेटेड। मान लिया हेड ऑफिस इंडिया में है और जो ब्रांच है वो यूएसए में है। हेड ऑफिस माल भेजती है, तो अगर इंडिया और यूएसए का एक्सचेंज रेट में फर्क आता है तो नो डाउट हम यहाँ का सेलिंग प्राइस चेंज कर देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस है। लेकिन अगर वो नॉन इंटीग्रल बिजनेस है, अपने आप से वहीं से माल खरीद रहा है बेच रहा है, तो वहाँ की लोकल पॉइंट कंसीडर करेगा सेलिंग प्राइस चेंज करने से पहले, ना कि इंडिया से जो माल आ रहा है, क्योंकि इंडिया से माल तो कम आएगा, वो खुद ही खरीदेगा, खुद ही बेचेगा, खुद बनाएगा वहाँ। तो ये बात लिखिए। There is no an active local sale market for the foreign operation product, although there is also might be significant amount of export। तो हमारे इंडिया में कोई मार्केट भी नहीं है उन प्रोडक्ट्स की। क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज हैं डेबिट और क्रेडिट साइड में, और कुछ एक्सचेंज रेट भी दे रखे हैं। हमसे बोला है कि अगर इंटीग्रल बिजनेस है तो बताओ क्या होगा और नॉन इंटीग्रल है तो क्या होगा। तो हम पहले बात करते हैं, अगर ये बिजनेस इंटीग्रल है तो क्या होगा। तो अगर हमारा ये बिजनेस इंटीग्रल होता है तो हम प्लांट एंड मशीनरी को उसके ओरिजिनल जिस दिन खरीदा था उस दिन के एक्सचेंज रेट पर कन्वर्ट करते हैं। तो हमने जब खरीदा था फिक्स्ड एसेट उस समय का रेट था 18, तो हम 18 के रेट से चेंज करेंगे। डेप्रिसिएशन भी उसी रेट से चेंज होगा जिस रेट से हमारी फिक्स्ड एसेट चेंज होगी। डेटर्स और क्रेडिटर्स को क्लोजिंग रेट से चेंज करेंगे और क्लोजिंग रेट है 24। ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट से चेंज करेंगे और वो है 20। और कैश एंड बैंक बैलेंस क्लोजिंग रेट से चेंज होगा। परचेजेस सेल एवरेज रेट से चेंज होगी विच इज 22। गुड्स एंड टू ब्रांच को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो हमें बैलेंस पता होगा, तो वो है 100,000, तो इसके लिए रेट चेंज नहीं होगा। वेजेस एंड सैलरी के लिए एवरेज रेट 22, रेंट के लिए एवरेज रेट 22, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए एवरेज रेट 22, कमीशन रिसीव्ड के लिए एवरेज रेट 22। और ब्रांच अकाउंट को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमें पता है बैलेंस। तो डेबिट में क्या आएगा रुपीज में और क्रेडिट में क्या आएगा रुपीज में, ये हमें पता चलने वाला है। तो 200 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 आ जाएगा, और 130 को
18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2340 आ जाएगा। जो डेबिट बैलेंस है उसे डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट है क्रेडिट में लिखेंगे। डेटर्स हैं 60 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं 1440 और 30 इंटू 24 करते हैं तो 720 और ओपनिंग स्टॉक 20 इंटू 20 400 हो जाएगा और कैश एंड बैंक बैलेंस 10 इंटू 24 240 हो जाएगा। इसके बाद है परचेजेस 20 इंटू 22 और 40 और 123 इंटू 22 2706। गुड्स एंड टू ब्रांच को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है 100,000 से, तो ये हमने 100 लिख दिया। इसके बाद है वेजेस 22 के हिसाब से 990, 12 इंटू 22 264, 18 इंटू 22 396, कमीशन 100 इंटू 22 2200 और जो हेड ऑफिस और ब्रांच का अकाउंट है वो बैलेंस हमें दिया हुआ है 120। अब हम इसका टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल 3600 1440 400 240 440 100 990 264 एंड 396 7870 और क्रेडिट साइड का टोटल 8086। तो डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में, क्योंकि इंटीग्रल बिजनेस है तो डिफरेंस को हम P&L में ट्रांसफर करते हैं, बाद में ये P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है 11216। अब इसी को अगर हम बात करें इसी को अगर हम नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बना करके बात करें तो क्या होगा। ये है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में जो स्टॉक फिक्स्ड एसेट है उनको क्लोजिंग डेट पे ही चेंज करते हैं। क्लोजिंग डेट है 24, तो 24 के हिसाब से चेंज होगा हमारी फिक्स्ड एसेट, तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो भी 24 के हिसाब से ही चेंज होगा। ठीक है, जो डेटर्स हैं क्रेडिटर्स हैं वो तो पहले ही हमारे एवरेज रेट पर क्लोजिंग डेट पर जा रहे थे, और स्टॉक ओपनिंग डेट पर जाता है वो तो ठीक है। कैश बैलेंस वगैरह सब क्लोजिंग पर है, परचेजेस सब बाकी के सारे रेट सेम है। ठीक है, तो जो टोटल आएगा हमारा 9070 और 8866।
यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा 204 डिफरेंस एज पर AS 11। अगर ये हमारा नॉन इंटीग्रल बिजनेस है, देखा हमने नॉन इंटीग्रल बिजनेस है तो डिफरेंस कुछ हो रहा था, इंटीग्रल बिजनेस है तो कुछ हो रहा था। और जो मेन डिफरेंस है वो स्टॉक क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड लायबिलिटी की वजह से है, जिसमें हम क्लोजिंग रेट यूज करते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस और लायबिलिटी in respect of fixed asset. When a firm purchases a fixed asset, it is initially recorded as per the exchange rate applicable on the date of transaction। ये तो हम बात कर ही चुके हैं। The liability in respect of outstanding payment is also recorded in the same manner। अगर हमने लोन लिया तो वो भी ऐसे ही होगा, या क्रेडिटर है तो भी ऐसे ही होगा। However, by the balance sheet date, the exchange rate may change and the liability in terms of rupee currency may be more or less than the amount initially recorded। हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर डेटर्स क्रेडिटर्स होते हैं तो हम उसका डिफरेंस P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। The treatment given in AS 11 and the Schedule 3 are different। AS 11 क्या कहता है? AS 11 का पैराग्राफ 11 कहता है कि exchange difference arising on the settlement of monetary item at rate different from those at which they were initially recorded or reported in previous year financial statement। पिछले साल की बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी है वो, या इस साल कोई नई ट्रांजैक्शन है तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई थी वो लिखी है और बाद में सेटल हुई है, उसका जो डिफरेंस होगा उसे P&L में डालना पड़ेगा। ये AS 11 कहता है। और कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट में स्केड्यूल 3 क्या कहता है? हाउ एवर द ट्रीटमेंट ऑफ द सेम इन द स्केड्यूल 6 जो उसमें बता रखा है इज डिफरेंट। स्केड्यूल 3 में कह सकते हो आप प्रोफॉर्मा जो 6 है वो बताता है कि लाइबिलिटी रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट अराइजिंग ऑफ द चेंज इन एक्सचेंज रेट शुड बी एडजस्टेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट। मतलब क्या है? मान लिया हमने फिक्स्ड एसेट खरीदी $10,000 में, लोन लिया सपोज $10,000 का, जिस समय लिया उस समय रेट था $1 इज इक्वल टू 80 और ईयर एंड में हमारा डॉलर हो गया 81 का। तो जो लोन है पहले, और इजी बनाने के लिए 1000 कहता हूं, तो लोन पहले 80,000 का था, अब 81,000 का है। ये जो 1000 एक्स्ट्रा है AS कहता है इसे P&L में डालो, और स्केड्यूल 3 कहता है कि इस 1000 को फिक्स्ड एसेट में डालो, ना कि P&L में। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को बढ़ा दो। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो कीपिंग इन व्यू द डिफरेंस ICI ने 2003 में एक अनाउंसमेंट इशू किया था जहां पर लिखा था कि जो AS 11 है जो कहता है कि भैया जो बैलेंस शीट है कंपनी जेड के हिसाब से, तो अगर आपने कंपनी जेड लिया तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही ठीक है, मतलब अगर आपने एज पर कंपनी जेड किया है तो भी ठीक है, आपने उसे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में डाला तो भी ठीक है, और अगर आपने P&L में डाला तो भी ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है सी लिमिटेड ने परचेज किया है फिक्स्ड एसेट 6,000 lakhs रुपीज में 1/4/2025 में। दिस वाज फाइनेंस बाय द लोन। 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में लोन देना है। उस जो रेट है वो $1 का 45 है और 40 एंड 45 है, बता रखा अलग अलग दिन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हुई है। डेप्रीशिएशन 20% लगाना है। तो आपको बताना है कि इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे होगी, इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हमने जो लिया है वो कितने डॉलर में कितनी वैल्यू होगी, क्योंकि लोन वगैरह हमने उसी में लिया है। तो जिस समय हमने ये एसेट खरीदी है उस समय ये 6,000 lakhs रुपीस की है, विच इज इक्वल टू उस दिन जो रेट था वो 40 का रेट था, तो ये इक्वल टू
150 लैक्स डॉलर की बात है, तो ये एसेट हमारी 150 लैक्स डॉलर की है और इतने का ही हमने लोन लिया होगा, क्योंकि इसमें और कुछ बता नहीं रखा है। तो हमारे इनिशियली रिकॉग्नाइज तो ये हो गया। अब आया ईयर एंड। अब ईयर एंड पर क्या हुआ, अभी हमारा पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है 150 लैक्स का, और रेट जो $1 पहले 40 का था अब वो 45 का हो गया। तो लोन जो है उस पर हमें लॉस कितना हुआ, क्योंकि अब हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा लोन का अमाउंट, तो हमें 750 लैक्स का लॉस हो गया। ठीक है, तो AS11 क्या कहता है, AS11 कहता है इसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो आप डेप्रिसिएशन लगाइए 6000 लाख पर 20%, दैट इज 1200 लैक्स। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, चाहे पूछा नहीं है, कि कंपनीज एक्ट क्या कहता है। कंपनीज एक्ट कहता है कि आपकी 6000 लाख की एसेट है, इसमें इस लॉस को ऐड कर दो जो 750 लाख का लॉस हुआ है। 6750 लाख की आपकी एसेट की वैल्यू आ जाएगी, इसका 20% 1350 लाख का डेप्रिसिएशन लगाइए, और P&L में इस लॉस को ट्रांसफर ना करके एसेट में ट्रांसफर करिए। तो दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों ही ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि जो आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से कर रहे हैं वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल लिखाएगा तो आप वही ट्रीटमेंट दिखाएंगे जो AS कह रहा है, और AS ट्रीटमेंट ये कह रहा है जो मैंने ग्रीन कलर से। डिस्पोजल ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, अगर आपका कोई बिजनेस है इंडिया के बाहर और उस बिजनेस को आप बेच देते हैं तो क्या होगा। एन एंटरप्राइज में डिस्पोज ऑफ इट्स नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन टू सेल, लिक्विडेशन और रीपेमेंट। ऑन डिस्पोजल द cumulative amount of exchange difference appearing in the foreign currency translation reserve should be recognized in the P&L account। तो ये कह रखा है कि अगर आप कोई भी बिजनेस सेल आउट करते हैं और उस सेल आउट करने पर जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब बात है चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। अगर इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल होगा तो क्या होगा। अगर इंटीग्रल बिजनेस है पहले और वहां से जा रहा है नॉन इंटीग्रल, तो यहाँ तो पहले हम P&L डालते थे, और यहाँ पर क्या होता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, यहाँ रिजर्व रहती है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में हम फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व बना लेंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जो रिजर्व है उसका क्या करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। इन केस there is a change in classification of foreign operation from integral to non-integral or vice versa, the translation procedure applicable to new classification should be applied from the date of change in classification। तो जिस दिन से आप चेंज कर रहे हैं उस दिन से आप चेंज कर लीजिए। इन केस ऑफ चेंज फ्रॉम इंटीग्रल टू नॉन इंटीग्रल द एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन द आइटम्स, जो आएगा नॉन मॉनेटरी आइटम्स at the date of reclassification is accumulated in the foreign currency translation reserve। तो अब आप क्या करना शुरू कर देंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। इन केस आप नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल में जा रहे हैं तो ट्रांसलेटेड अमाउंट फॉर नॉन मॉनेटरी आइटम एट द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन इज ट्रीटेड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब जब आप नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल जा रहे हैं तो सबकी जो वैल्यू होंगी ना फिक्स्ड एसेट वगैरह की, वो इनकी कॉस्ट मान लेंगे कि वही कॉस्ट है। अब इसी के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि इंटीग्रल तो कहता है जिस दिन एसेट खरीदी थी उस दिन का रेट यूज करो, तो इसी रेट को हम मान लेंगे कि यही इनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। और बाकी द एक्सचेंज डिफरेंस विच हैव बीन डिफर्ड, जो एक्सचेंज डिफरेंस पुराना चल रहा था, आर नॉट रिकॉग्नाइज एज इनकम और एक्सपेंस अंटिल द डिस्पोजल ऑफ, उसे डिस्पोजल तक मेंटेन रखो, बाकी फ्यूचर में सारा का सारा P&L में जाता जाएगा।
टैक्स इफेक्ट का क्या करेंगे? टैक्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद द गेन और लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड एक्सचेंज डिफरेंस आर अकाउंटेड एज पर द AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, उसमें चलेंगे। अब है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने कहा था फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हम कैसे करें? तो एन एंटरप्राइज में एंटर इनटू ए फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट that is in substance a forward exchange contract which is not intended for trading or speculation purpose to establish the amount of reporting currency requirement और available settlement date of transaction। ये क्या रखा है कि हम कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सट्टेबाजी के लिए नहीं, वाकई में कुछ खरीदना बेचना उसके लिए। सपोज हमें $1000 का कोई 3 महीने बाद पेमेंट करना है, उसके लिए हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उसमें हमें प्रीमियम भी देना पड़ता है। द प्रीमियम और डिस्काउंट अराइजिंग एट द इंसेप्शन ऑफ द सच फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एमोर्टाइज्ड एज एक्सपेंस और इनकम ऑफ द, अगर कोई प्रॉफिट लॉस होगा उसे हम कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में P&L में डाल देंगे। ये भी फाइनल लेवल पर आता है, अभी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Exchange difference on such a contract should be recognized in the statement of P&L in the reporting period in which the exchange rate changes. Any profit or loss arising on cancellation or renewal should also recognize in the income or expense. In short, जो भी differences होंगे उन सबको हमें P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये आप बात समझिए। चलिए करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, राव लिमिटेड है, इन्होंने परचेज किया है। चलिए इस क्वेश्चन में इसकी बैटरी डाउन हो गई थी। राव लिमिटेड है और इन्होंने परचेज किया है एक प्लांट $1 लाख में 1 Feb को, और 3 महीने के बाद पेमेंट करनी है। इसके लिए इन्होंने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया है 49.15, जबकि रेट है 48.85। तो देखिए जब हम इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे तो हम किस रेट पर करेंगे? इनिशियल रिकॉग्निशन हमारा रहेगा 1 लाख इंटू 48.85, तो प्लांट हमारा रहेगा 48,85,000 में। लेकिन हमने बात करी 3 महीने के बाद, फेब 1 फेब को किया है, तो 3 महीने के बाद जो डेट आएगी वो आएगी 1 मई। तो 31 मार्च को ईयर एंड होगा, 2 महीने यहाँ पर, 1 महीना अगले साल। अब हमने जो तय किया है वो 49.15, तो लॉस कितने का होगा? हमें एक्स्ट्रा पैसा देना है 49.15 इन प्लेस ऑफ 48.85। तो हम कितना एक्स्ट्रा पैसा देने वाले हैं? 30 पैसा। तो 30,000 रुपीज हम एक्स्ट्रा देने वाले हैं। इसको 2 और 1 के रेशो में डिवाइड कर देंगे, तो 20,000 हमारा इस ईयर में 2021 है, ये मान लिया, तो 2021 में, और 10,000 21-22 में P&L में जाएगा लॉस मानते हुए। और अगर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का लॉस हमने देख लिया, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? हम P&L में डाल देंगे, जो एक्स्ट्रा पेमेंट होगी वो क्रेडिटर्स में चला जाएगा, प्लांट में यही वैल्यू रहेगी। और अगर ये हमने स्पेकुलेशन पर्पस के लिए किया जाता तो ईयर एंड पर हम देखते कि इस जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, और जो डिफरेंस है उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते। इसे बोलते हैं मार्क टू मार्केट करना। ये तब करते जब स्पेकुलेशन पर्पस के लिए हमने लिया होता। ये नॉर्मल लिया है, तो नॉर्मल केस में हम ऐसे ही करेंगे जो हमने देखा अभी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इन्होंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदा 3 महीने का, उस समय का रेट, ईयर एंड का रेट और 31 जनवरी को
जब इन्होंने सील करा तब का डेट दे रखा है। तो ये कोई असेट को खरीदने से रिलेटेड नहीं है, ना बिजनेस से रिलेटेड है, ये ऐसे ही हमने खरीदा है स्पेकुलेशन पर्पस के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि ईयर एंड पर मार्केट वैल्यू दे रखी है इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की या नहीं। अगर मार्केट वैल्यू दे रखी है तो उस दिन के हिसाब से हम इसकी वैल्यू को चेंज करके प्रॉफिट लॉस पीएनएल में डाल देंगे, नहीं तो जिस दिन ये फाइनल सेटल होगा उस दिन। तो ये लिखा है कि इन्होंने खरीदा था 1 लाख का 1 दिसंबर को, उस समय का रेट 47.02 था मार्केट में, हमने 47.1 में खरीदा था। ईयर एंड में एक्सचेंज रेट क्या है ये बता रखा है, लेकिन इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मार्केट वैल्यू क्या है वो नहीं बता रखा, तो इग्नोर करते हैं। 31 जनवरी को इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया, तो अब इन्होंने परचेज किया 47.1 में, सेल किया 47.18 में। तो ऐसी सिचुएशन में इन्हें प्रॉफिट हो गया 0.08 का, और $1 लाख पर इन्हें प्रॉफिट हो गया 8,000 रुपीज का। तो ये जो 8,000 रुपीज का प्रॉफिट है ये 31 जनवरी को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये टाइम बेसिस से अलग अलग ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे हम किसी एसेट को खरीदने से रिलेटेड होने पर करते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसका मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म होने वाला है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एंटरप्राइज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो एक्सचेंज डिफरेंस आपने पीएनएल में डाला है वो डालना पड़ेगा आपको, अलग से शो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में अगर डाला है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा अगर आपका नॉन इंटीग्रल बिजनेस है, ठीक है। When the reporting currency is different from the currency of the country in which the enterprise is domiciled, the reason for such a difference will be disclosed. जैसे आप इंडिया में है लेकिन आप करेंसी बैलेंस शीट बना रहे हैं डॉलर में, तो रुपीज में नहीं बना रहे डॉलर में, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। When there is a change in the classification of significant foreign operation, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि नेचर ऑफ द चेंज इन क्लासिफिकेशन, रीजन ऑफ चेंज, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द शेल्टर फंड एंड इन द पीएनएल, कि आप इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल जा रहे हैं या नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट फॉर्मेट जो है शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का, नो लाइन आइटम हैज बीन स्पेसिफाइड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। तो आप फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, सिंस द बैलेंस इन रिप्रेजेंट द लॉस, इट डज नॉट मीट द अबव डेफिनेशन ऑफ असेट, इट इज नीदर ए रिसोर्स नॉर एन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर मान लिया डेबिट बैलेंस और आपने डाल दिया तो क्या होगा ये, therefore such balance cannot be reflected in asset, therefore debit or credit should be shown in equity and liability side of the balance sheet under the reserve and surplus। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व दिखाइए, क्रेडिट बैलेंस है तो एज इट इज, और अगर डेबिट बैलेंस है तो नेगेटिव आइटम दिखाइए, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाइए। आपके लिए क्या क्या नोट्स हैं बच्चों। नीड फॉर अकाउंटिंग फॉर इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट अराइजिंग फॉर 2 रीजन, क्या कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं फॉरेन ऑपरेशन की ट्रांजैक्शंस को, और को डॉलर में हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, डॉलर में हमने कोई ट्रांजैक्शन करी है लेकिन हमें रुपीज वाले, तो या फिर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। बेसिक क्वेश्चन इन द अकाउंटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट विच आर टू बी यूज फॉर फाइंडिंग आउट द एक्सचेंज रेट। तो क्या रेट यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है ईयर एंड में और इनिशियली एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं हम उस दिन के रेट से, ठीक है। However, by the balance sheet date, the transaction may not be all over, and therefore the effect of change in the exchange rate between the date of transaction and the balance sheet date वो report करना पड़ेगा आपको। All monetary transactions को हम balance sheet date पर change करते हैं उस दिन के date से। Non monetary item like fixed asset को हम उस दिन के transaction rate के हिसाब से करते हैं अगर वो हमारा इंटीग्रल बिजनेस है। नॉन इंटीग्रल में भी क्लोजिंग रेट पे कर देते हैं। अतः नॉन मोनेटरी आइटम्स को हम फॉरेन एक्सचेंज फेयर वैल्यू पर करते हैं अगर ये मोनेटरी हमारा इंटीग्रल बिजनेस है। नॉन इंटीग्रल बिजनेस है तो क्लोजिंग रेट से।
Exchange difference arising on repayment of liability incurred for the purpose of acquisition of fixed asset should be adjusted in the value of fixed asset. If a transaction is covered by forward exchange contract, तो जो difference होता है उसको हम fixed asset की cost में डाल सकते हैं. The foreign operation of reporting enterprise may be classified as integral और non-integral. Exchange rate जो होता है integral का P&L में जाता है, non-integral का foreign currency translation reserve में जाता है. तो बच्चों हमने एक काफी अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट किया है. AS11 फॉरेन करेंसी पर है. तो आप को कोई भी डाउट है, टेंशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. कोई और वीडियो चाहिए उसके बारे में बता सकते हैं. ये वीडियो कैसे लगी ये बता सकते हैं. और सब अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता सकते हैं हमारे बारे में. और घर बैठे हुए आप ऐसे वीडियो के थ्रू स्टडी कर सकते हैं. मैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग की बहुत सारी हजारों वीडियो लेकर आऊंगा आपके साथ.